नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आज के इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी पर जो आपको अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं, जिसमें आपके पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, इन सभी का निर्माण कैसे हुआ। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं आप देखते हैं। कोई पर्वत जो है वो लोएस का बना है, कोई देखते हैं आप पर्वत मतलब ज्वालामुखी पर्वत आपको मिलता है। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, जो पठार होते हैं इनका निर्माण कैसे हुआ, पठारों में हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं। आज के इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी पर जो स्थल रूप पाए जाते हैं इनका निर्माण कैसे हुआ और इन स्थल रूपों की विशेषता क्या होती है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स चल रहा है और जैसे ही हम क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को 2 दिन में आगे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो कंप्लीट करने के बाद में एनसीईआरटी ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज भी यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से ये जो एनसीईआरटी की सीरीज है आपके लिए बेस्ट रहेगी। आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक मिलता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सतह है ये सभी जगह पर एक समान नहीं है। अगर आप जाओगे और देखोगे हमारी पृथ्वी पर तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक समान आपको सतह नहीं देखने को मिलेगी। कहीं पर आपको पर्वत मिलेगा, कहीं पर पठार मिलेगा, कहीं पर गड्ढा मिलेगा, कहीं पर नदी मिलेगी और कहीं पर आपको मैदान मिलेगा। तो पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। अब जो ये स्थल रूप हैं 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कितनी? 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये स्थल रूप बनते हैं। अब आइए इन 2 प्रक्रियाओं को समझते हैं। तो पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया इसे कहते हैं। किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया जिसके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं पर नीचे धंस जाती है। अब आप देखोगे आपकी बॉडी के अंदर कई सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे कहीं पर फोड़ा निकल आता है, कहीं पर फुंसी हो जाती है। ठीक है, आप देखोगे पृथ्वी के अंदर कहीं किसी का लीवर गड़बड़ होता है, कहीं किसी को कैंसर हो जाता है, कहीं किसी का मतलब हार्ट फेल होता है। तो ये पृथ्वी हमारे शरीर के अंदर की गतिविधियां हैं जिससे हम बीमार पड़ते हैं। और क्या होता है, हम आप सभी लोग कभी कभी क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये बाहर की गतिविधियां होती हैं जिससे कि हमारे शरीर के ऊपरी पार्ट इफेक्टेड होते हैं। जैसे कहीं पर कट गए, ठीक है, तो कट गए यानी कि ऊपर से हमें घाव लगा और अंदर से फोड़ा फुंसी हो गया तो ये अंदरूनी भाग से चोट मिली। ठीक है, वही ठीक उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी पर भी होता है। क्या होता है? प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं पर नीचे धंस जाती है। पृथ्वी के अंदर जो लगातार गति हो रही है, ठीक है, लगातार पृथ्वी के अंदर जो गति हो रही है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे यहां पर भी आपको बता दें पृथ्वी के अंदर क्या है कि लावा पाया जाता है। ठीक है, और लावा में लगातार गति होती है, इस वजह से चट्टानों में गति होती है। और जब चट्टानों में गति होती है तो पृथ्वी की आंतरिक गति, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक इस गति की वजह से, आंतरिक प्रक्रिया की वजह से क्या होता है, पृथ्वी के कई सारे स्थानों पर कोई जगह ऊपर उठ जाती है, पर्वत बन जाती है, कोई जगह नीचे चली जाती है, जिसे आप कहते हैं कि यहां पर गड्ढा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ती होगी आपकी कौन सी, प्रथम या फिर आंतरिक प्रक्रिया। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया में क्या होता है, स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है ये। यहां पर पृथ्वी की जो सतह होती है टूटकर घिस जाती है, इसको अपरदन कहते हैं। यानी कि आंतरिक प्रक्रिया में हमारी बॉडी के साथ में क्या होता है, हमारे शरीर के साथ में कहीं पर आप देखते हैं कि फोड़ा फुंसी निकल आया, वहां पर चोट हुई, जब फोड़ा निकलता है थोड़ी सी जगह ऊपर उठ जाती है। ठीक है, ये आंतरिक प्रक्रिया की वजह से होता है। आपको कैंसर, आपको तो नहीं, भगवान ने कहे कभी किसी को हो तो कहीं कैंसर हो गया या फिर कहीं शुगर हो गई, ठीक है, इस वजह से हमारा शरीर ढलने लगता है, बीमार पड़ जाता है। तो ये कौन सी है, हमारे शरीर की आंतरिक प्रक्रिया है। ठीक है, और बाहरी प्रक्रिया कौन सी होती है, किसी ने आकर के आपको खींच के मार दिया, ठीक है, आप होमवर्क करके नहीं ले गए, आपके टीचर ने आपको दबा के मारा, ठीक है, और जब दबा दबा के आपको खूब मारा तो आपके शरीर के ऊपरी भाग में चोट लग गई। ये कौन सी हो गई, बाह्य प्रक्रिया। ठीक है, तो बाह्य प्रक्रिया में क्या होता है, स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, बनने की प्रक्रिया, अब आप कहोगे शरीर में तो बनने की प्रक्रिया होती नहीं है, क्यों नहीं होती है? आपको जब चोट लगती है तो आप देखोगे उसके ऊपर मल्लम पट्टी लगाई जाती है, फिर वो फिक्स हो जाती है। तो ये हो गई बनने की प्रक्रिया। टूटना यानी कि आप होमवर्क करके नहीं ले गए या फिर मतलब आपने कोई गलत काम किया और आपके पिताजी ने, माता ने, फिर आपके घर वालों ने दिमाग की सुताई की, ठीक है, उसको क्या जाएगा, बाह्य प्रक्रिया। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह
कि टूटकर गिर जाने को अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण जो सतह होती है वो नीची हो जाती, ठीक है, और तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा जो हमारी सतह यानी कि जमीन होती है इनका फिर से निर्माण हो जाता है। तो ये दो प्रक्रियाएं होती हैं और ये बहते हुए जल, बर्फ या फिर वायु के द्वारा की जाती है। अब कैसे समझो, सपोज दैट कि आपके पास में एक इतना बड़ा फ्लैट क्या था, प्लाट था, ठीक है, और ये बिल्कुल क्या था, बिल्कुल मैदानी इलाका था, बिल्कुल बराबर का था। आप जेसीबी लेकर के आपने खुदाई करवा दी, तो क्या हो गया, इसको कहा जाएगा अपर्दन। या फिर क्या हुआ, यहाँ पर पानी बहुत तेज बरसा और पानी की वजह से कटान हुई और इसकी जो मिट्टी थी वो बह गई, इसको कहा जाएगा अपर्दन। या फिर क्या हुआ, मतलब काफ़ी तेज हवाएं चली, ठीक है, काफ़ी तेज हवाएं चली, इतनी तेज हवा चली कि यहाँ की जो मिट्टी थी उसको उड़ा करके ले चली गई, इसको क्या कहा जाएगा, अपर्दन कहा जाएगा। अब दूसरी प्रक्रिया निक्षेपण को समझो। क्या हुआ कि आपके पास में इतना फ्लैट सरफेस था, बिल्कुल बराबर की जमीन थी, और क्या हुआ, आप मिट्टी कहीं से लेकर के आ गए और आपने यहाँ पर डाल दी और यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ऊंचा कर दिया, तो इसको कहा जाएगा निक्षेपण। क्या हुआ, पानी कहीं पर बरसा, ठीक है, पानी बहुत तेज बरसा और पानी अपने साथ में बहा करके कई सारे कंकड़ पत्थरों को लेकर के आ गया, मिट्टी को लेकर के आएगा और आपके इस फ्लैट सरफेस पे छोड़ दिया, ठीक है, इसको कहा जाएगा निक्षेपण। वायु बहुत तेजी से चली, हवाएं बहुत तेजी से चली और किसी स्थान से मिट्टी को अपने साथ में बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर लेकर के आई और आपकी जगह पर छोड़ दिया, इसको कहा जाएगा निक्षेपण। यानी अपर्दन और जो निक्षेपण होता है ये किसकी वजह से होता है, ये दोनों की दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के कारण होती हैं, ठीक है। बर्फ के कारण कैसे, देखो बर्फ जहां पर होती है उस कारण से वहां पर भी होता है, जैसे कि आप देखते हो बर्फ की नदियां होती हैं, ठीक है। सपोज दैट कि ये पूरा इलाका है, ठीक है, ये पूरा इलाका है, यहां पर क्या है कि इतने बीच में गड्ढा था, ठीक है, पहले यहां पर पानी बह रहा था, पानी बह रहा था, ठीक है, तो यहां से भी पानी बहता चला जाता था। अब क्या हुआ कि सर्दी आई, यहां पर जो पानी बह रहा था वो बर्फ में तब्दील हो गया, ठीक है, बर्फ में तब्दील हो गया। अब यहां पर जो पानी था वो भी बर्फ में जम गया, ठीक है, ये पूरा बर्फ में जम गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अलग मौसम बना, अलग मौसम बना और यहां से क्या हुआ कि पानी बहने लगा, ठीक है, और फिर ये वाला बर्फ वाला इलाका बन गया। तो बर्फ भी कई सारे मतलब यहां पर क्या की इफेक्ट डालती है, इसके बारे में देखिए बर्फ किस प्रकार से इफेक्ट डालती है आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आएगा। आगे आप जब क्लास 9 पे पहुंचेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में आपको जानकारियां मिलेंगी। अगला पॉइंट मिलता है स्थल को ऊंचाई, उसकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो जो पर्वत होते हैं, ठीक है, उनकी एक ऊंचाई स्थिर होती है कि इससे ज्यादा ऊंचाई है तो इसे पर्वत कहा जाएगा, इससे कम ऊंचाई है तो इसको पहाड़ी कहा जाएगा, ठीक है। मैदान किसे कहते हैं, तो मैदान की भी ऊंचाई निर्धारित है कि इतनी ऊंचाई है तो वो मैदान है, और उससे अधिक ऊंचाई है तो उसको पठार कहा जाएगा। आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहाड़ी होती है, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊपर उठी होती है, भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। अब समझो, अगर यहां पर प्रश्न पूछा जाए कि पहाड़ी किसे कहते हैं, तो पहाड़ी वो स्थल होता है जो आसपास की भूमि से ऊंचा उठा होता है, यानी कि ये वाला, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां पर भूमि कैसी है, बिल्कुल फ्लैट है, यहां पर फ्लैट है, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा उठ गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा पहाड़ी। लेकिन अगर इसी पहाड़ी की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो जाए, कितनी, 600 मीटर से अधिक हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा, फिर इसको कहा जाने लगेगा पर्वत, ठीक है। तो पहाड़ी और पर्वत में अंतर समझिएगा, ठीक है, इन दोनों में अंतर आपने यहां पर समझ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं पर्वतों की, पर्वत किसे कहते हैं, ठीक है। तो पर्वत के बारे में सबसे पहली बात यहां पर मिलती है, जो पर्वत होते हैं इनको पृथ्वी की प्राकृतिक ऊंचाई कहा जाता है। जो पर्वत होते हैं इनको पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई कहा जाता है। अच्छा, प्राकृतिक ऊंचाई क्यों कहा जाता है, इसका कारण यह है कि पर्वत को आप अपने हाथों से नहीं बना सकते। कितनी भी मतलब आप कोशिश कर ले, कोई भी राजा कोशिश कर ले, कोई भी देश आ जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आप लेकर के आ जाओ, पर्वत तो अपने हाथ से नहीं बना पाओगे, ठीक है। पर्वत का जो शिखर होता है वो आपको छोटा मिलेगा, आधार चौड़ा होता है, यानी कि पर्वत कुछ इस प्रकार से होता है। अब पर्वत की डेफिनेशन ही ऐसी कि पर्वत उसी को कहा जाएगा जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होगी, यानी आधा किलोमीटर से भी ज्यादा। तो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर आप मिट्टी को न जमा कर पाओगे, ठीक है, और ना ही आप पर्वत का निर्माण कर पाओगे। वैसे चैलेंज बहुत बड़ा, अगर सभी देश मिलकर के प्रयास करें तो ही एक पर्वत का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो पर्वत होते हैं ये पृथ्वी की प्राकृतिक ऊंचाई है, ठीक है। और पर्वत का शिखर जो होता है छोटा होता है, यानी कि पतला होता है, और जो आपका आधार होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है। ये सपोज दैट कि ये पर्वत देखोगे, आधार ये हो गया चौड़ा और शिखर आप देखोगे छोटा है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां की धरातल, खड़ी ढाल
ढाल वाली होती है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। देखो पर्वतीय इलाकों में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको जनसंख्या बहुत कम मिलेगी। क्यों? देखो पर्वतीय इलाकों में जो जलवायु होती है, वो पहली बात तो वहां की जलवायु होती है कठोर। दूसरी चीज, वहां पर क्या है कि आपको संसाधन नहीं मिलते हैं। अगर आप पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर रह रहे हो और आप बीमार पड़ गए तो ना तो आपको जल्दी हॉस्पिटल मिलेगा, ठीक है, ना ही आपको जल्दी डॉक्टर मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप पर्वत के सबसे ऊंचाई पर रह रहे हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो भाई आप वहां पर होम डिलीवरी करके उस चीज को मंगवा भी नहीं सकते, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आप वो सबसे ऊंचाई पर रह रहे हैं पर्वत के किसी शिखर पर, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना होगा और स्कूल सबसे अधिक मात्रा में आपको मैदानी इलाकों में मिलेंगे, पर्वतों पर स्कूल भी नहीं मिलते हैं। तो अगर कहा जाए, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले तो संसाधनों की कमी, दूसरा कठोर जलवायु, ठीक है, इस वजह से, और एक और चीज कि वहां पर खड़ी ढाल होती है, ठीक है, इसके अलावा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। कई सारे कारण हैं जिस वजह से पर्वतों पर क्या है कि आपको जनसंख्या कम मिलेगी, बहुत कम लोग वहां पर निवास करते हैं। अगला पॉइंट, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। आप देखोगे हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पर जमी रहने वाली बर्फ की नदियां मौजूद हैं, ठीक है, तो उसको हिमानी कहा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है, तो ऐसे भी पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत स्थित है। कौन सा? मोनाकी पर्वत, ठीक है, ये हवाई द्वीप है, ठीक, इसको हवाई द्वीप भी कहा जाता है। सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी? 10,205 मीटर। अगर ये कहा जाए कि ये पृथ्वी की संपूर्ण सतह का, पूरी पृथ्वी का, सतह का तो नहीं कह सकते, पूरी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये गलत नहीं होगा। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग आपको मिलेगा कहां पर? प्रशांत महासागर में, ठीक है। और पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत, अगर ये ना कहा जाए कि स्थलीय भाग में या जलीय भाग में, ठीक है, अगर ये समानता ना रखी जाए तो आपको सबसे ऊंचा पर्वत पृथ्वी का मिलेगा कहां पर? प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो दोनों चीज याद रखना। देखो हमारा जो प्रशांत महासागर है सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रशांत महासागर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ही ध्यान से याद रखना और इसकी विशेषताओं के बारे में एक बार जरूर पढ़ना अलग से, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत स्थित है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, बशर्ते ये जल के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत इसे नहीं गिनते हैं, ठीक है। यहां पर याद रखना कि कुछ पर्वत ऐसे जो समुद्र के भीतर पाए जाते हैं, उन्हीं में से एक आता है मोनाकी पर्वत, जिसे हवाई द्वीप भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर, ठीक है। सागर की सतह के नीचे है ये, इसलिए हम इसको अपने विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इसका जो शिखर है एवरेस्ट से भी अधिक है। अगर आप देखोगे एवरेस्ट की ऊंचाई आपको 8,848 शायद इतनी ही है, हाँ देख लेना एक बार कंफर्म, 8,848 ही होगा, ठीक है। तो एवरेस्ट की जो ऊंचाई कितनी है, जो हमारा ये माउंट एवरेस्ट मिलता है उसकी ऊंचाई है 8,848 और आपको जो ये मिलता है मोनाकी पर्वत इसकी 10,205 मीटर। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है, पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित होते हैं, जिनको श्रृंखला कहा जाता है। आप देखोगे आप 5 व्यक्ति हो, ठीक है, तो पांचों व्यक्तियों को अगर लाइन बार खड़े कर दिया है तो क्या कहा जाएगा? ये लाइन बन गई, ये एक श्रृंखला है। इसी प्रकार से अगर लाइनदार पर्वत होते तो इनको कहा जाएगा पर्वतीय श्रृंखला, ठीक है। तो जो पर्वत एक क्रम में, एक रेखा एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं की क्रम में होते हैं, जैसे कि जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक फैले होते हैं। हमने चैप्टर नंबर, इससे पहले वाले चैप्टर था चैप्टर नंबर 5 में पर्वतीय श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा था। एंडीज पर्वत श्रृंखला आपको मिलती है, और भी कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें से कुछ का उदाहरण यहाँ पर दिया गया। एक आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, कई सारे पर्वत आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला में मिलेंगे। इसके अलावा आल्प है, ठीक है, एंडीज है, इसके बाद में आपका एशिया, एंडीज क्रमशः, इसके बाद में एशिया के भी कई सारे पर्वत हैं, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। तो कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखो बेसिकली पर्वत श्रृंखला उसे कहते हैं जहां पर कई सारे पर्वत एक ही लाइन में व्यवस्थित हो, ठीक है। तो हिमालय आपकी एक पर्वत श्रृंखला है, आल्प से एक आपकी एक पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी होगी। अगला पॉइंट, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। जो पर्वत होते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत होते हैं 3 प्रकार के। पहला मिलता है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रांशोत्त पर्वत, तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। अब एक एक को डिस्कस करते हैं कि वलित पर्वत किसे कहते हैं, भ्रांशोत्त पर्वत किसे कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं। जो वलित पर्वत है, तो जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार होते हैं, क्या? जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़, ठीक है, और शिखर शंक्वाकार होते हैं, यानी कि शिखर हो गया आपका ऐसा,
ठीक है, और जो सतह वो ऊबड़ खाबड़ है उन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण है। जो आपका हिमालय पर्वत है ये आपका एक वलित पर्वत है। आप अगर शिखर पर जाकर के देखोगे तो आपको शंक्वाकार मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, शंक्वाकार सतह है, ठीक है, लेकिन जो आप अगर शंक्वाकार आपको मिलती है क्या, जो आपका सबसे ऊपर वाला इलाका है, ठीक है, शिखर शंक्वाकार है और जो सतह आप देख रहे हैं ऊबड़ खाबड़ आपको दिखाई दे, फ्लैट सरफेस नहीं है, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा क्या, इसको कहा जाएगा वलित पर्वत, ठीक है। और हिमालय आल्प्स इसके दो उदाहरण। इसके अलावा भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, याद रखना प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उत्तर आएगा अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि हमारे भारत देश में पाई जाती है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई। अपर्दन की प्रक्रिया समझते हो, यानी लगातार सतह का टूटना, ठीक है, उसको अपर्दन कहा जाता है। निक्षेपण का अर्थ सतह को फिर से पुनः पूरित करना है, फिर भरना सतह को, वहां पर अन्य चीजों का आकर के जमा होना। अब देखो एक मतलब निक्षेपण का एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप देखते हो कि शहरों के पास में आपके यहाँ पर कुछ पर्वत लगातार बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी ऊंचाई हर साल बढ़ जाती है। कचड़ों के पर्वत, जहाँ पर कचड़ा डाला जाता है, आप सभी के शहर में एक न एक ऐसा इलाका जरूर होगा जहाँ पर पूरे शहर का कचड़ा डाला जाता है और हर दिन एक मतलब पहाड़ी के रूप में बनता चला जाता है और उसकी ऊंचाई रोज बढ़ती है, ठीक है। वो क्या कहोगे आप इसे, आप यहाँ पर कहोगे कि निक्षेपण होता है और ये धीरे धीरे एक पर्वत के रूप में निर्माण हो रहा है, इसका एक पर्वत के रूप में इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो कि अपने भारत देश में पाई जाती है और अपर्दन की प्रक्रिया के कारण, यानी लगातार इसका घिसने की वजह से क्या है कि ये धीरे धीरे मतलब घिस रही है। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला से पुराने ये नहीं है, ठीक है, बहुत पुराने हैं बट अरावली से पुराने नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पर्वत आपको मिलता है भ्रांशोत्त पर्वत, इसको भी डिस्कस करो। हमने वलित पर्वत को डिस्कस कर लिया। वलित पर्वत का एग्जाम मतलब एक डेफिनेशन क्या है, ऐसा पर्वत है जिसका शिखर शंक्वाकार हो और सतह ऊबड़ खाबड़ हो, उसको क्या कहा जाएगा, वलित पर्वत। अब भ्रांशोत्त पर्वत को डिस्कस करो। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से क्या विस्थापित हो जाता है, तब भ्रांशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। सपोज दैट कि भाई आपके पास में एक पर्वत था, यानी कैसा था, ऐसा पर्वत था, ठीक है, ये पर्वत था और ये वाला इलाका जो है, इतना इलाका क्या हो कि टूट कर नीचे धंस जाए, ठीक है, टूट कर नीचे धंस जाए और ये जो इलाका ये ऐसा हो जाए, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको भ्रांशोत्त पर्वत कहेंगे। अब ये जो पर्वत है भ्रांशोत्त पर्वत हो गया। वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रांशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने का अर्थ ये नहीं कि केवल नीचे ही जाएगा, ऊपर भी उठ जाता है, यानी कि एक भाग, सपोज दैट कि ये वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा बिल्कुल फ्लैट सरफेस था, ऊपर वाला इलाका पहले, फिर क्या हुआ, ये वाला इलाका जो है, ठीक है, इतना वाला टूट करके ऊपर उठ गया, ठीक है, इतना वाला टूट कर नीचे धंस गया, ठीक है, और ये वाला और टूटा जो कि ऊपर उठा, ये वाला नीचे धंसा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भ्रांशोत्त पर्वत उसे कहते हैं जिसमें कोई एक भाग, एक बहुत बड़ा भाग टूट करके ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, यानी कि या तो ऊपर उठेगा या नीचे धंस जाएगा, ठीक है, उसे क्या कहोगे, भ्रांशोत्त पर्वत कहोगे, ठीक है। आगे बढ़ते, ऊपर उठे हुए उत्खंड को क्या कहा जाएगा, ऊपर उठे हुए उत्खंड को हार्ट, क्या कहा जाएगा, हर्ट्स, ठीक है, हर्ट्स, ठीक है, तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश या फिर ग्राबेन कहा जाता है। इसको आप जो आप देख रहे हैं ये उत्खंड है जो कि उत्खंड भ्रंश है, ठीक है, इसको उत्खंड कहो या फिर आप उत्खंड कहो या फिर आप इसको हॉर्स्ट कहो, ठीक है, ये नाम थोड़ा सा अटपटा है, मैं तो ले भी नहीं पा रहा हूँ, आप अगर पढ़ सकते हो तो उसको पढ़ो, ठीक है, हॉर्स्ट कहा जाएगा, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, बड़ा अटपटा है, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये इसको उत्खंड कहा जाता है जो ऊपर उठ जाता है और जो नीचे धसता है पार्ट उसको कहा जाएगा द्रोणिका भ्रंश, ठीक है। तो इसको द्रोणिका भ्रंश को आप ग्रावेन कह सकते हो, सरल रखा गया। ये देखो कितना मतलब अटपटा रख दिया, ऐसा भी रखना चाहिए, देखो ना मतलब कितना। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, यूरोप की राइन घाटी में वोस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। वहां पर आपको वोस्जेस पर्वत जो देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो इसी प्रकार के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। उसमें क्या हुआ, पहले उन पर्वतों का जो सरफेस था कुछ इस प्रकार से फ्लैट था, ठीक है, क्या हुआ कि इतना इलाका नीचे धस गया, ठीक है, जिसको कहा गया द्रोणिका भ्रंश। फिर इतना इलाका यहाँ पर था जो क्या हुआ ऊपर उठ गया, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया, इसको कहा गया उत्खंड, ठीक है, या फिर
क्या हुआ कि दो इलाके नीचे धंस गए, बीच वाला वहीं पर बना रहा, तो बीच वाला इलाका ऊपर उठा दिखाई देगा तो इसको कहा गया उत्खंड, और बाकी इलाके जो नीचे धंसे दो उनको कहा जाएगा द्रोणिका भ्रंश। ठीक है, तो आई थिंक कि अब आप समझ गए होंगे कि भ्रांशोत्त पर्वत किसे कहते हैं। भ्रांशोत्त पर्वत की डेफिनेशन क्या है, जब किसी पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट करके ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। यहां पर यह नहीं यूज है कि बड़ा ऊपर उठ जाता है फिर नीचे गिर जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रांशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला मिलता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत का जो निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। अब ज्वालामुखी क्रियाएं कैसे होती हैं ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो पर्वतों के बारे में आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको देते हैं, पर्वत आखिरकार ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रियाओं से। अब ज्वालामुखी क्रियाएं क्यों आती जानते हो, क्या है कि हमारी जैसे कि पृथ्वी है ये, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी का इतना भाग है, ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे समझो, हमारी पृथ्वी है ये, पृथ्वी का ऊपरी भाग ये हो गया, ठीक है, जमीनी भाग हो गया, सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है परपटी। ठीक है, परपति के बाद में एक और लेयर, 3 लेयर यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तीसरी लेयर में लावा पाया जाता है। ठीक है, तीसरी लेयर में लावा होता है, जहाँ पर परपटी की जो मोटाई होती है ये, ठीक है, ये जो मोटाई होती है, परपटी की जो लेयर की मोटाई होती है ये कम होती है। ठीक है, और ये जो लावा होता है ऊपर की साइड आ जाता है, वहाँ से लावा निकलता है ये लावा। ठीक है, और जिस स्थान से ये लावा निकलता है उसी स्थान पर ज्वालामुखी फूटती, उसे कहा इस लावा का निकलना, यानी कि पृथ्वी के अंदर की गरम गरम जो लावा होता है इसका निकलना क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, इसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। और इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि कई दिनों तक ये लावा निकलता नहीं रहता है, कई सालों तक निकलता रहता है। ठीक है, तो वो पर्वत जो होते हैं उनको मतलब जगा हुआ पर्वत कहा जाता है, ज्वालामुखी पर्वत जग गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आग के लावा निकलता रहता है गरम गरम, और कई सालों तक वो लावा निकलता है, फिर धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, जब ठंडा हो जाता है, और इसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि उस पर्वत को एक नाम दिया जाता है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, और जो ज्वालामुखी पर्वत होता है वो कैसा होता है, उसमें अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, ये ज्वालामुखी क्रियाओं से जितने भी पर्वत बनेंगे उस पर जो मिट्टी पाई जाएगी आप देखोगे काली मिट्टी होती। ठीक है, चूंकि ज्वालामुखी पर्वत में राख होती है, ठीक है, तो वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है और वो पर्वत का निर्माण करती है। इसके बारे में आपको अगले क्लास में पढ़ने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार पठार को, कि पठार किसे कहते हैं। तो पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। पठार क्या होती है, उठी हुई सपाट भूमि होती है, यानी कि बिल्कुल फ्लैट सरफेस, एक मेज के समान। ठीक है, फ्लैट सरफेस होता है और उठा हुआ होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है तथा इसकी ऊपरी भाग है, जो इसका ऊपरी भाग होता है मेज के समान सपाट होता है। सपोज दैट कि भाई आपके पास में ये पूरा का पूरा एक फ्लैट सरफेस था, ठीक है, मैदानी इलाका था, और इस मैदानी इलाका के बीच में एक ऐसा भाग है, ठीक है, बीच में एक ऐसा भाग है, ठीक है, बीच में ऐसा भाग है, तो जो आपका ये उठा वाला भाग देखने को मिलेगा और जिसके ऊपरी इलाका फ्लैट सरफेस होगा इसको कहा जाएगा पठार। ठीक है, क्या कहा जाएगा, पठार। अब किसी भी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पठार का केवल एक ही किनारा होगा, पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं जिनकी जो ढाल होती है बिल्कुल खड़ी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़ी ढाल है, ये पठार का एक उदाहरण है। पठार का ऊपरी इलाका बिल्कुल सपाट होता है, यानी कि सतर होता है, बिल्कुल मेज के समान होता है, और जो किनारे होते हैं, जो आप ढाल देखते हैं, ये बिल्कुल खड़ी ढाल होती है। ठीक है, और एक से अधिक किनारे भी होते हैं। पठारों की जो ऊंचाई होती है प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक जा सकती है। ऐसा नहीं कि पठार केवल 100 मीटर का होगा या 1000 मीटर का होगा, कई हजार मीटर के पठार होते हैं। ठीक है, और देखिए पर्वतों की तरह ही पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। देखो पठार जो होते हैं वो भी कोई पठार नया होता है, कोई पठार पुराना होता है। ठीक है, और भारत में दक्कन का पठार जो है, देखिए दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। सबसे पुराने जो पठार पाए जाते हैं उनमें से एक आपको मिलता है दक्कन का पठार। अगर आपको टाइम मिले तो एक बार जरूर जाइएगा और दक्कन के पठार में घूमिएगा। ठीक है, और दक्कन का पठार आपको भारत के मतलब मध्य भाग में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपको मिलता है केन्या, तंजानिया तथा युगांडा और पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया। पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। ठीक है, तो कई सारे पठार पाए जाते हैं पूरे विश्व में आपको, जिसमें मिलता है केन्या का पठार है, तंजानिया का पठार है, युगांडा का पठार है, पूर्वी अफ्रीका का पठार है। तो कई सारे पठार आपको हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तिब्बत का पठार जो कि आपको तिब्बत में मिलेगा,
तो जिस तिब्बत पर आज चीन पूरा कब्जा कर चुका है, तो तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई है 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक, ठीक है। तो आप भी कह सकते हो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहाँ पर है, एशिया में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब जो तिब्बत का पठार है, गर्मी के टाइम पर इसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। तिब्बत का जो पठार है ये लोएस्क का बना हुआ है, ठीक है। इसमें मतलब लोएस्क बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और जब ये गर्म होता है, ठीक है, तब क्या है कि लोहा ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है, और जब ये गर्म हो जाता है तो आसपास बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा को छोड़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है। आई थिंक देखो ये लोहे का मतलब लोहा का बना हुआ या फिर किसका बना हुआ, मैं इसको कंफर्म नहीं हूँ। जब आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि तिब्बत के पठार में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अयस्क पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का अगला पठार है पठारों का महत्व क्या होता है। अगला टॉपिक, पठारों का महत्व क्या होता है, समझो। देखो पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है, ठीक है। अगर आप पठारों में जाकर के देखोगे तो विश्व के सबसे अधिक खनन जो है, खनन क्षेत्र पठारी भागों में ही स्थित है। इसलिए मतलब विश्व में बहुत सारे खनन क्षेत्र जो हैं पठारी भाग में स्थित है, क्योंकि पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है। पठारों में खनिज में आपको क्या है कि लोहा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको तांबा भी मिलेगा, सोने के भी होते हैं, ठीक। मतलब कहीं कहीं पर पठारों में क्या होता है कि सोना बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा कहीं कहीं पर हीरे मिलते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका का पठार सोने एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, और भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है ये लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार इसमें पाए जाते हैं। किसमें, इस पठार में, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो पठार होते हैं इसमें खनिजों की प्रचुरता होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित डुरंडू जलप्रपात कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है। अब देखो जो पठार होते हैं, पठारी क्षेत्रों में आपको जलप्रपात बहुत मिलते हैं। जलप्रपात किसे कहते हैं, यानी कि मतलब ऐसा मतलब जहाँ पर क्या होता है, झरने आप कह सकते हो, ठीक है, झरने, ठीक है। जल ऊंचाई से यहाँ पर गिरते हैं उसे जलप्रपात कहा जाता है। अब जो पठार होते हैं, पठारों की ऊंचाई अधिक होती है और बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधे होते हैं। पठारों की जो किनारा होता है बिल्कुल सीधा होता है। अब जब यहां से पानी गिरेगा तो बिल्कुल पानी सीधा गिरेगा, ठीक है। आपने देखा बाहुबली मूवी में, ठीक है, कितनी ऊंचाई से पानी गिरता है, तो उससे पठार से ही पानी गिर रहा है वहां पर, ठीक है। तो जितनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है उसको जलप्रपात कहा जाएगा, या फिर झरना आप कह सकते हो, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो जलप्रपात हैं पठारी क्षेत्रों में बहुत अधिक पाए जाते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो नदियां हैं ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्ण रेखा नदी में मतलब एक जलप्रपात मिलता है जिसे डुरंडू जलप्रपात कहा जाता है। इसके बाद में कर्नाटक में जोगपल प्रपात है, तो जलप्रपात है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट, कई पठारों में रमणीय स्थल हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षित करते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए। जो पठार होते हैं, कई सारे पठारों में रमणीय स्थल है, यानी घूमने वाले स्थल हैं। ऐसी ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं जिनको आप अगर देखोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। तो ऐसे जो स्थल होते हैं, जो ऐसे पर्यटक स्थल है, वो आकर्षित करते हैं पर्यटकों को। अगला पॉइंट, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। जो लावा पठार होते हैं, ठीक है, वो मतलब जहाँ पर लावा से जो पठार बने हुए हैं उन पठारों में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी उपजाऊ होती है। काली मिट्टी, देखिए लावा पठार में काली मिट्टी इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो काली मिट्टी होती है वो राख होती है, ठीक है। लावा से बने हैं तो वहाँ पर राख होती है, और राख जो होती है काफ़ी उपजाऊ होती है, वहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं, अब मैदान किसे कहती है भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैदान समतल भूमि होती है, ठीक है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे मुख्य सामान्यतः मध्य होगा, ठीक है। तो मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। जितने भी आपको मैदान देखने को मिलेंगे ये क्या होते हैं कि 200 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होगा। जो 200 मीटर से अधिक ऊंचा होगा उसको पहाड़ी कहा जाने लगेगा, या फिर आप पठार कहेंगे, ठीक है। पठार या फिर पहाड़ी कहा जाएगा। आमतौर पर जो मैदान होते हैं, ठीक है, उनकी ऊंचाई होती है 200 मीटर। अब आप कहोगे कि मैदान और पठार में हम मतलब डिफरेंस कैसे समझें। आपने कहा पठार भी फ्लैट होते हैं और मैदान भी फ्लैट होते हैं, ठीक है, समतल दोनों होते हैं। तो अब इन दोनों में फर्क कैसे समझेंगे। तो देखो ये पठार जो होते हैं वो अगर 100 मीटर ऊंचे होंगे, ठीक है, तो 100 मीटर ऊंचा होने के बाद में जहां पर उसका एंड होगा वहां से बिल्कुल उसकी खड़ी ढाल होगी, ठीक है, खड़ी ढाल होगी। और जो आपके मैदान देखने, जो पठारों में खड़ी ढाल होती है और जो आपको मैदान देखने को मिलेंगे, अगर ये 100 मीटर ऊंचा गया है तो 100 मीटर नीचे तक ऐसा ही आएगा, इसकी खड़ी ढाल नहीं मिलेगी मैदान में, ठीक है। और दूसरी चीज, जो पठार होते हैं उसमें खनिजों की प्रचुरता होती है, मैदान में खनिज की प्रचुरता नहीं होती है, ठीक है। और जो
मैदान आपको मिलेंगे ये माध्य समुद्री तल से 200 मीटर की ऊंचाई से अधिक नहीं होंगे, जबकि जो पठार होते हैं ये 100 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका ये तिब्बत का पठार है वो 6000 मीटर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। समतल देखिए, कुछ मैदान आप ऐसे देखेंगे कि बिल्कुल सल्फ फ्लैट हो से ऐसे होते हैं। अब आप कुछ मैदानों को देखोगे जो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, कुछ मैदान बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होते हैं, जहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको बहुत अधिक तरंगित यानी कि ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट मिलता है अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढाल, देखिए इसको पहले पूरा पढ़ देते फिर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, अधिकांश मैदान जो हैं वो नदी या फिर उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हें निक्षेपों के माध्यम से मैदानों का निर्माण होता है। आप समझो, देखो सपोज दैट कि ये एक पर्वत है, ठीक है, और पानी बरसा, पर्वतों से नदियां बह करके आईं। ठीक है, पर्वतों से नदियां बह करके आईं। यहाँ पर ऐसा इलाका था, बहुत ही उबड़ खाबड़ इलाका था। ठीक है, तो जब नदियां अपने साथ में बह करके आएंगी तो पर्वतों को मतलब काटती हुई लाएंगी। पर्वतों को से जब बहती हुई आएंगी तो अपने साथ में अवसाद को लाएंगी, यानी पर्वतों से काटती हुई जो मिट्टी को, कंकड़ को, पत्थर को अपने साथ बहा करके लाएंगे, उसी को अवसाद कहा जाएगा। नदियां अपने साथ में अवसादों को लेकर के आती हैं। ठीक है, पदार्थों को क्या होती है कि अपरदित करती हुई लेकर के आती हैं, और जब अपने साथ में अवसादों को लेकर के आती हैं और जब मैदानी इलाके में आती हैं, उनके ऊपर बहती हैं, तो जो आपको ये गड्ढे वाले इलाके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन इलाकों में नदियों ने क्या किया, अपने अवसादों को यहाँ पर निक्षेपित कर दिया। ठीक है, जो अब अपरदित पदार्थ लेकर के आई थी उनको यहाँ पर छोड़ती हुई नदियां आगे बढ़ जाती। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो ये पहले उबड़ खाबड़ भूमि थी ये धीरे धीरे फ्लैट सरफेस में तब्दील हो गई। फ्लैट सरफेस में तब्दील हो गई, यानी कि ये समतल भूमि बन गई। ठीक है, इसी को आजकल हम लोग मैदान कहते हैं। वही यहाँ पर कहा जा रहा है अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने। नदियां पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती है, यानी कि उनसे कई सारे कंकड़ को, पत्थर को, मिट्टी को काट के वहां से लेकर के आती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे कि पत्थर हो गया, बालू हो गया, सिल्ट हो गया, वे घाटियों में, यानी जो आपका उबड़ खाबड़ इलाका था ऐसे घाटियों में, ठीक है, घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर जो जब मैदानों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तब नदियां अपनी एक रास्ता बना लेती हैं और उसी रास्ता से बहने लगती हैं। अगला पॉइंट, सामान्यतः मैदान जो होते हैं बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ आवास एवं परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग हैं। अब देखो, मैदानी इलाके में क्या होता है, आप आराम से अपना बिजनेस डाल सकते हैं, आप आराम से कुछ भी बना सकते हैं, और जो मैदानी इलाका होता है वो उपजाऊ होता है, तो वहाँ पर आप खेती भी कर सकते हैं, आवास के लिए मकान बना सकते हैं, परिवहन के लिए आप सड़क का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, परिवहन के संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते इसी के साथ में अगला पॉइंट मिलता है स्वच्छ भारत मिशन। देखो, स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क का निवास होता है। देखो, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि आप सुबह मॉर्निंग में 5 बजे तो कम से कम उठा ही करें। ठीक है, 5 बजे अगर आप देखिए, अगर आप उठ सकते हैं तो तब उठा करें जब सूर्योदय हो। ठीक है, सूर्योदय के होने से पहले उठा करें, और एक बार जरूर आप लोग सूर्य नमस्कार किया करें। देखो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सूर्य नमस्कार आप लोग किया करें कि ये सूर्य नमस्कार है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सूर्य नमस्कार करता है उसका एक तो बॉडी फिट रहती है। ठीक है, दूसरी चीज, सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा निकलती है, सूर्य से आपको ऊर्जा मिलती है। जब आप मॉर्निंग में सूर्य के समक्ष जो सूर्योदय होता है उसी टाइम पर आप सूर्य के सामने रह करके सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आपको सूर्य की एक अद्भुत ऊष्मा मिलती है, आपको एक अद्भुत ऊर्जा मिलेगी। आपका दिन पूरा का पूरा आप खुश रहेंगे। ठीक है, पूरे दिन खुशी रहेंगे, आपके अंदर एक नई चेतना रहेगी। ठीक है, तो सूर्य के उदय होने से पहले उठा करें। मैं तो उठता हूं, ठीक है, इसीलिए आपको भी बोलता हूं, और सभी लोग उठा करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका शरीर जो है वो भी स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप स्वस्थ रहेंगे। कहा जा रहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है, ठीक है, तो क्या है कि आपको अपने आसपास के इलाके को साफ सुरक्षित करना होगा। ठीक है, आपके आसपास जो भी जल बह रहा है वो साफ होना चाहिए, आपके आसपास की वायु साफ होनी चाहिए, आपके आसपास का जो वातावरण है वो भी स्वच्छ रहना चाहिए। ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं
इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप देखते हैं कई बार क्या होता है, ऑफिसों में झाड़ुआं लगाई गई थी और जो आपको पब्लिक प्लेसेस मिलते हैं नेता लोगों ने वहां पर झाड़ुआं लगाई थी। लेकिन अगर आप आज जाकर के देखोगे जहां पर नेता लोग झाड़ू लगा करके गए थे वहां पर कचड़े का ढेर लगा मिलेगा आपको। ठीक है, और आप अगर ऑफिस में जाकर के देखोगे तो वहां पर भी आपको गंदगी मिलेगी। क्या देखो, जो ये सरकार ने क्या किया था, स्वच्छ भारत मिशन चलाया। ठीक है, लोगों को जागरूक किया, लेकिन वो जागरूकता जो आई थी वो कुछ ही टाइम तक रही। अगर लोगों के अंदर ये जागरूकता बनी रहती, लोग स्वयं जागरूक हो जाएं, तो स्वच्छ भारत मिशन सफल रहेगा। यहां पर क्या हुआ था, कुछ टाइम के लिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई थी। लोगों ने पॉपुलैरिटी पाने के लिए, पब्लिसिटी अपनी कराने के लिए सफाई करना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो सब खत्म हुआ तो आज देखते हो कि आपको गंदगी हर जगह देखने को मिलती है। स्वच्छ भारत मिशन तभी सक्सेसफुल होगा जब सभी व्यक्ति अपने आप में जागृत होंगे। ठीक है, तो हमारे आज के इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो अगर, और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है कर लो भाई। और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स चल रहा है, और इस स्पेशल कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कंप्लीट कवर कर रहे हैं बेसिक के साथ में। अगर आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़नी है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़नी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली सुबह 12 बजे एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास आती है और आती रहेगी। आप सभी लोग इन क्लासेस को ज्वाइन करें और फ्री में आनंद उठाएं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।